ओके मालिक, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर चैप्टर 1 रिवीजन। चैप्टर 1 रिवीजन अपन फटाफट करते हैं मालिक। ओके, चैप्टर 1 के रिवीजन में क्या क्या करना है? तो चैप्टर 1 में क्या क्या चीजें हैं? 4 चीजें हैं। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन एक है रिस्क मैनेजमेंट, एक है रिस्क एंड कंट्रोल, एक है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। पहले बात करते हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट 2 क्वेश्चन अमेंडेड क्वेश्चन है, अमेंडमेंट आए हुए हैं। पहला पॉइंट, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में पहला क्वेश्चन क्या है? बीपीएम। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस। तीसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ बीपीए। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन बीपीए। उसके बाद है विच प्रोसेस शुड बी ऑटोमेटेड एंड लास्ट पॉइंट इज चैलेंजेस इन बीपीए। तो पहला क्वेश्चन है बीपीएम, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या चीज होती है मालिक? तीन चीजों पर फोकस किया जाता है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। ये चार ध्यान रखना, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये 24/7 देखा जाता है अपने को इंप्रूव करने के लिए। सेकंड पॉइंट, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस? देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस। वन इज ऑपरेशनल प्रोसेस, सेकंड इज सपोर्टिंग प्रोसेस एंड थर्ड इज ओके मैनेजमेंट प्रोसेस। ये होने के बाद आपका बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन के क्वेश्चन चालू होते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए? ओके, बीपीए के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? 4 है। सी8 कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड टाइमलीनेस। ये होने के बाद व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन? अगर आपको याद होगा 7 बेनिफिट है, 3 2 में आपने डिवाइड किया। पहले 3 टाइम 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 टाइम। पहले 3 में क्या था? इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, टाइम सेविंग एंड रिडक्शन इन टर्न अराउंड टाइम। ओके, नेक्स्ट 2 पॉइंट क्या थे? पैसा, क्वालिटी, कॉस्ट बचा, रिड्यूस कॉस्ट एंड क्वालिटी इंप्रूव ही। एंड लास्ट 2 पॉइंट इज विजिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी रहेगा, बैकअप अवेलेबल रहेगा एंड विजिबिलिटी रहेगी। ओके, अपने को मालूम पड़ा रहेगा प्रोसेस कहां तक एंड हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन आता है विच प्रोसेस शुड बी ऑटोमेटेड। तो 6 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, 5 पॉइंट आपको दिए हुए हैं विच प्रोसेस शुड बी ऑटोमेटेड के लिए। सबसे पहला पॉइंट, जो प्रोसेस ओके टाइम कंज्यूमिंग है, जो प्रोसेस हाई वॉल्यूम है, जो प्रोसेस रिपीटेटिव है, उसको ऑटोमेट करिए। सेकंड पॉइंट, ओके जो प्रोसेस में मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व है, जैसे हेल्प डेस्क होता है, उसको ऑटोमेट करिए। जो टाइम सेंसिटिव प्रोसेस है, जैसे एयरलाइन रिजर्वेशन एक्सेट्रा है, ओके उसको ऑटोमेट करिए। जो कंप्लायंस एंड ऑडिट ट्रेल, जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल रिक्वायर्ड है, कंप्लायंस रिक्वायर्ड है, तो उसको ऑटोमेट करिए। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, अगर कोई प्रोसेस का आउटपुट इज एन इनपुट फॉर अनदर प्रोसेस, यानी द प्रोसेस इज हैविंग ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन अदर प्रोसेस, ओके उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करिए, बिकॉज इसका इंपैक्ट दूसरे पे आएगा, तो अगर एक गलत हुआ तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो ऑटोमेशन की वजह से वो चीजें बच जाएगी। ये होने के बाद व्हाट आर द चैलेंजेस इन बीपीए? क्या दिक्कत आ सकती है? 4 चीजें दिक्कत आ सकती है। पहला पॉइंट, ओके हम लोग रिडंडेंट प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं, वी में ऑटोमेट रिडंडेंट प्रोसेस। सेकंड पॉइंट, ओके डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी अगर आपने बीपीआर किया, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग किया, उसमें कौन से प्रोसेस कैसे इंटीग्रेट हो रही है बताना बहुत चैलेंज होगा, और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी ऑटोमेशन के लिए। तीसरा पॉइंट, स्टाफ रेजिस्ट हो सकता है। यू आर ऑलरेडी अवेयर कि जब ऑटोमेशन किया जाता है पब्लिक को ये लगता है कि हमारी नौकरी चली जाएगी मालिक, ओके तो यहाँ पर रेजिस्ट हो सकता है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, यानी प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं कॉस्ट जाएगा। इट इज बेसिकली इंप्लीमेंटेशन मतलब कैपिटल कॉस्ट। याद रखना, रिड्यूस कॉस्ट बोला था ना, वो ऑपरेशनल कॉस्ट बचता है, यहाँ पर कैपिटल कॉस्ट ज्यादा लगेगा। ये कॉन्सेप्ट डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद है आपके स्टेप्स इन्वॉल्व इन बीपीए। हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन बीपीए आर देयर? 8 स्टेप। पहला पॉइंट, ओके पहला पॉइंट आप क्या करोगे? सबसे पहले आप डिफाइन करो व्हाई यू वांट टू इंप्लीमेंट बीपीए। सेकंड पॉइंट, ओके लॉज एंड रेगुलेशन कौन से एप्लीकेबल है वो पता करिए। थर्ड पॉइंट, डॉक्यूमेंट द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, आपका एग्जिस्टिंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट करिए। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए। यहां पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए प्रोसेस के लिए हुआ है, इसलिए इसका आंसर रहेगा 4 स्मार्ट रहेगा। ओके स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइमली। ओके मैंने आपको ये बताया था, ये ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ऑफ बीपीए दोनों में फर्क क्या है। ओके ये आपको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव ऑफ बीपीए आया तो सी8 होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ बीपीए इसके अंदर लिखना आया तो आपका स्मार्ट होगा। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंगेज कंसल्टेंट। कंसल्टेंट को इंगेज करिए, वो उसने आरओआई कैलकुलेट करना है, और ये होने के बाद डेवलप बीपीए यानी सॉफ्टवेयर बनाइए और उसको टेस्ट करिए, और टेस्ट करके इंप्लीमेंट कर लीजिए। दैट्स हाउ द कांसेप्ट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन बीपीए कम्स। ये होने के बाद आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल कांसेप्ट आता है। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो मल्टीपल चीजें हैं। रिस्क मैनेजमेंट में 2 चीज अपन देखेंगे, एक है रिस्क कैसे मैनेज होता है, और एक है ओके एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, और दूसरा कॉन्सेप्ट है इंटरनल कंट्रोल। पहले बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के डेफिनेशन से। तो आपने 8 डेफिनेशन पढ़े हैं। सबसे पहला एसेट क्या होता है? ओके एसेट क्या होता है उसके लिए मैंने आपको बताया, एसेट शुड हैव 1 और मोर कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? 4 है। एसेट को कुछ वैल्यू है, सेकंड वो इजीली रिप्लेसेबल नहीं है, तीसरा वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का पार्ट है, एंड चौथा कॉन्सेप्ट है ओके डेटा का क्लासिफिकेशन होता है। डेटा का क्लासिफिकेशन क्या होगा? टॉप सीक्रेट, हाईली कॉन्फिडेंशियल या प्रोप्राइटरी। अगर ये क्लासिफिकेशन है तो ये एसेट है, ओके ये माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस इन द सिस्टम, ये तो ऑलरेडी पता है। इसके साथ में आपको और डिफाइन किया था कि वल्नरेबिलिटी है सिस्टम में, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो अगर अनदर यूजर बन के तुम मेरे सिस्टम में आ रहे हो, या ओके यू आर हैविंग एन स्पेसिफाइड एक्सेस, उससे ज्यादा एक्सेस मिल रहा है, या डिनाइल ऑफ सर्विस तुम कर पा रहे हो मेरे सिस्टम की, और अनदर एंटिटी बन के मेरे सिस्टम में घुस पा रहे हो, ओके दैट इज नथिंग बट अ वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब अगर ये हो पा रहा है, इसका मतलब मेरा सिस्टम वल्नरेबल है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था थ्रेट, उसके बाद था अटैक। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया एक्सपोजर, एक्सपोजर का लाइक्लीहुड, और लाइक्लीहुड के बाद है काउंटर मेजर मतलब कंट्रोल, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट था रिस्क मैनेजमेंट। ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है, डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट अपने लिए इजी था। ओके ये होने के बाद आपका था सोर्सेज ऑफ रिस्क। सोर्सेज ऑफ रिस्क में मैंने आपको बताया सोर्सेज ऑफ रिस्क 2 होते हैं, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, जिसके अंदर मल्टीपल चीजें हो सकती है। ये आपको याद भी नहीं रखता था वैसे सोर्सेज ऑफ रिस्क। उसके बाद आया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ रिस्क।
टाइप्स ऑफ रिस्क में आपको याद होगा दो रिस्क है, एक है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क और एक है टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी रिस्क। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क कितने हैं? 6 पॉइंट्स है मालिक। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ 6 पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क कौन से? स्ट्रेटेजिक रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ओके, रेगुलेटरी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, हजार्ड रिस्क एंड रेसिडुअल रिस्क। तो 6 पॉइंट है, स्ट्रेटेजिक है, उसके बाद फाइनेंशियल है, उसके बाद रेगुलेटरी है, उसके बाद ऑपरेशनल है, उसके बाद हजार्ड है, हजार्ड मतलब जिसके लिए इंश्योरेंस मिल सकते हैं, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज रेसिडुअल रिस्क। रेसिडुअल रिस्क मतलब मेरे को एपिटाइट है, जो रिस्क एपिटाइट होगा। उसके बाद है टेक्नोलॉजी रिस्क। टेक्नोलॉजी रिस्क में आपके बहुत सारे पॉइंट्स थे, मैंने 8 पॉइंट याद रखने बोले, इजी आंसर है। अगर पहले 5 पॉइंट याद है तो आपको क्या क्या थे? सबसे पहला ओके डाउन टाइम हुआ क्योंकि टेक्नोलॉजी फेलियर हुआ। सेकंड पॉइंट ओके यहां पर जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस जो बार बार होते हैं उसकी वजह से टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट होती है। तीसरा पॉइंट टेक्नोलॉजी एक ही नहीं है, सिस्टम एक ही नहीं है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिस्टम। एंड नेक्स्ट चौथा पॉइंट ओके जितने ज्यादा सिस्टम उतने कंट्रोल ज्यादा, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम। 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट अगर आपको याद है तो अलाइनमेंट, आईटी का अलाइनमेंट बिजनेस के साथ बराबर नहीं हुआ। तो ये 5 रिस्क आपके लिए इजी है, पहले 5 पॉइंट। नेक्स्ट 3 पॉइंट क्या है? एसओडीज नहीं है, उसके अलावा वेंडर रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, यानी वेंडर पे डिपेंडेंसी है एंड वेंडर रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। दो रिस्क है, एक है वेंडर पे डिपेंडेंसी और एक वेंडर नहीं है, एक से ज्यादा वेंडर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेंडर रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। तो ये हो गया आपके 8 पॉइंट। 8 पॉइंट याद रखिए। उसके बाद 2 पॉइंट है, एक्सटर्नल थ्रेट्स है, इंटरनल थ्रेट्स है। उसके बाद दोस्त बोल के मैं क्या करूंगा, तेरी इंफॉर्मेशन निकालूंगा, सोशल इंजीनियरिंग वाला पॉइंट। और उसके अलावा गवर्नेंस प्रोसेस बरोबर नहीं है, और बैकअप एंड एक्टिविटी, बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी में इश्यूज आ सकते हैं, एंड दैट इज मेन पॉइंट और मेन प्रॉब्लम विद टेक्नोलॉजी रिस्क। ये हो गया आपके टेक्नोलॉजी रिस्क। ओके मैंने आपको बताया था यहां पर कहीं पर भी वर्ड बैंक का मत लिखना। तो यहां पर पहले मॉड्यूल में जो मसाला था और अभी मॉड्यूल में मसाला तो चेंज हो चुका है टेक्नोलॉजी रिस्क। ये होने के बाद हाउ मेनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आर देयर? 5 है। टर्न बैक करो, एलिमिनेट करो, ओके मिटिगेट करो, ट्रांसफर करो, एक्सेप्ट करो। टर्न बैक, एलिमिनेट, मिटिगेट, ट्रांसफर, एक्सेप्ट, ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। ये होने के बाद मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में 2 क्वेश्चन थे, एक था बेनिफिट्स ऑफ ईआरएम और एक आपके लिए कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम। ये आंसर बहुत इजी था। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट मतलब मल्टीपल चीजों को एक साथ में मैनेज करना। तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या है? तो आंसर इजी है, बेनिफिट्स क्या है? तो सबसे पहले अगर आपको एक्शन याद होगा तो सबसे पहले जितना रिस्क एपिटाइट है उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाओगे। तो पहला पॉइंट रिस्क एपिटाइट एंड स्ट्रेटजी लिंक होगी। सेकंड पॉइंट ओके रिस्क जितना रिटर्न उतना। थर्ड पॉइंट ओके सरप्राइज कम हो जाएगा, मिनिमम सरप्राइज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ओके रिस्क रिस्पांस, ऐसा एक्शन याद रखना, रिस्क रिस्पांस बहुत सारा अच्छा सा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट 2 पॉइंट ये रहेंगे ओके एक होगा क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क मैनेज करोगे और एक होगा इंटीग्रेट रिस्पांस फॉर मल्टीपल रिस्क। और उसके बाद 2 और पॉइंट है, एक पॉइंट है सीज अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी को सीज करिए। एंड लास्ट पॉइंट है कैपिटल को बरोबर स्प्रेड करिए, ओके रैशनलाइज करिए कैपिटल को, तो रैशनलाइज कैपिटल करिए मालिक। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया व्हाट आर द बेनिफिट्स कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम आर देयर? 8। पहला पॉइंट ओके क्या था? पहले इंटरनल एनवायरनमेंट, उसके बाद क्या था? ऑब्जेक्टिव सेटिंग, उसके बाद इवेंट आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्या है? रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट के बाद क्या था? रिस्क रिस्पांस, उसके बाद क्या था? कंट्रोल एक्टिविटीज, इसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। ये काम खत्म होता है कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विद रिस्पेक्ट टू ओके इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो इंटरनल कंट्रोल के कॉन्सेप्ट में मैंने इंटरनल कंट्रोल को कहां पर लिखा? हाँ इंटरनल कंट्रोल के कॉन्सेप्ट में एक बार चार्ट देख लेते हैं। इंटरनल कंट्रोल के कॉन्सेप्ट में आपका सबसे पहला पॉइंट था बेसिक पे। बेसिक पे अपन ने क्या कंट्रोल पढ़े? मैनुअल होते हैं, ऑटोमेटेड होते हैं, सेमी ऑटोमेटेड होते हैं। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, इफेक्टिवनेस है। इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? 4 चीजें, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन एंड कंप्लायंस। ये आपका ऑडिट का आंसर था अगर आपको याद है तो। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल मैंने बताया एकदम इजी आंसर है। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है? कंट्रोल एनवायरनमेंट, ओके उसके बाद क्या है? रिस्क असेसमेंट, उसके बाद क्या है? कंट्रोल एक्टिविटीज, उसके बाद क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। ये 5 हो जाते हैं। एंड लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल अगला आंसर है। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल 5 पॉइंट है। कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट, ओके सेकंड पॉइंट आपके लिए नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए दिक्कत है। तीसरा पॉइंट कोलिजन हो सकता है। चौथा पॉइंट ओके मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, यानी कहीं ना कहीं ओके मैनेजमेंट का पॉइंट है ओके अब्यूज करते हैं। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट खुद कंट्रोल बनाते हैं। तो चौथा और पांचवा पॉइंट में कहीं ना कहीं आप याद रखना ओके कुछ अपने अपने पावर्स को एक्सीड करना। और लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट का खुद का कंट्रोल है। तो लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर रहेगा। ये होने के बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी कंट्रोल। आईटी कंट्रोल में आपको 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं इसमें, बाकी तो सब चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन है की इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी कंट्रोल, यानी कि आईटी जनरल कंट्रोल। तो मैं आपको याद दिला दूं की इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, की इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी कंट्रोल, ओके कौन से रहेंगे? तो आपको इसको मैंने आंसर तरीका बताया था, एकदम इजी तरीका है, 4 करके डिवाइड करिए, 8 पॉइंट है। ओके मुझे कैसे मालूम पड़ेगा व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी कंट्रोल, यानी मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि इस कंपनी में आईटी कंट्रोल तोड़ है? तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो सबसे पहला पॉइंट अपग्रेड्स होते हैं क्या? सेकंड पॉइंट ओके बजट और टाइम पे कंप्लीट होता है क्या? ओके तीसरा पॉइंट प्रेडिक्टेबिलिटी अबाउट रिसोर्सेज बरोबर हो रही है क्या? एंड चौथा कॉन्सेप्ट यहां पर जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो अवेलेबल मिल रही है, टाइम पे मिल रही है और रिलायबल मिल रही है क्या? तो पहले 4 चीज अगर ये सब हाँ है तो इसका मतलब इंटरनल आईटी कंट्रोल बहुत तोड़ है। नेक्स्ट 4 पॉइंट यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट होता है क्या? आंसर इज यस। ओके यहां पर वल्नरेबिलिटी से प्रोटेक्ट किया जाता है क्या? आंसर इज यस। ओके यहां पर एफिशिएंट ओके हेल्प डेस्क का काम एफिशिएंटली होता है क्या कस्टमर के लिए? आंसर इज यस। एंड लास्ट पॉइंट है ओके सिक्योरिटी अवेयरनेस है क्या कंपनी में? आंसर इज यस। तो भाई यार की इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी कंट्रोल है, याद रखना की इफेक्टिवनेस 8 पॉइंट है, 8 स्टेटमेंट है, इजी आंसर है। और ये होने के बाद है आपके आईटी जनरल कंट्रोल, इसके अंदर
मल्टीपल पॉइंट्स थे, लेकिन मैंने आपको वैसे ही बताया 8-9 पॉइंट याद रखिए। ओके, इजी पॉइंट है, याद रखिए। पहले पॉइंट पॉलिसी होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट एक्सेस होना चाहिए, तीसरा पॉइंट सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए। पॉलिसी एक्सेस एसओडी, पॉलिसी एक्सेस एसओडी, उसके बाद नेक्स्ट 3 पॉइंट। ओके, जब एक्वायर करोगे तब कंट्रोल चाहिए, जब डेवलप करोगे तब कंट्रोल चाहिए, और चेंज करना है तो कंट्रोल चाहिए, चेंज मैनेजमेंट, एक्विजिशन डेवलपमेंट चेंज, एक्विजिशन डेवलपमेंट चेंज। उसके बाद और 3 पॉइंट है, बैकअप रिकवरी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है मॉनिटरिंग होना चाहिए। ओके, ये होने के बाद आपके 3 पॉइंट और थे मैंने, जिसमें मतलब में एसएलए होना चाहिए, इंसिडेंट हैंडलिंग होना चाहिए, यूजर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये आपके लिए आईटी जनरल कंट्रोल है। इसके अंदर मैंने आपको बताया एक चीज मॉडिफाई करनी है, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा होगा बैंक है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इधर मॉड्यूल में मॉडिफाई कर दिया, तो आपको यहाँ पर वर्ड बैंक की जगह ऑर्गेनाइजेशन यूज करना है। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड रिस्क एंड कंट्रोल। रिस्क एंड कंट्रोल वाला प्रोसेस, यानी आपका सेकंड पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट कवर हो गया। अब आता है रिस्क एंड कंट्रोल। रिस्क एंड कंट्रोल में पहला क्वेश्चन है, ओके, कंट्रोल्स कहां पर डाले जा सकते हैं? तो कंट्रोल 3 जगह पे डाले जा सकते हैं, कॉन्फिगरेशन, ओके, उसके बाद है मास्टर, उसके बाद है ट्रांजैक्शन। ये 3 लेवल पे कंट्रोल डाले जा सकते हैं। उसके बाद है रिस्क एंड कंट्रोल के कॉन्सेप्ट, बिजनेस प्रोसेस में क्या क्या होगा। तो बिजनेस प्रोसेस को आराम से याद रखिए। सबसे पहला पॉइंट, मास्टर डेटा के लिए रिस्क क्या क्या हो सकता है। तो इसका मैंने आंसर कॉमन बताया था, अगर आपको याद है तो 6 पॉइंट को याद रखिए। पहला पॉइंट, अनऑथराइज्ड चेंजेस हो रहे हैं, चेंज नॉट प्रोसेस है, चेंज नॉट कंप्लीट, चेंज नॉट करेक्ट है, चेंज इज डिलेड है, उसके बाद चेंज नॉट अप टू डेट है, एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, मतलब एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये 6 पॉइंट मास्टर डेटा के लिए है। तो अगर आप परचेज के लिए, सेल्स के लिए, एचआर के लिए, इन्वेंट्री के लिए, फिक्स एसेट के लिए मास्टर डेटा का आंसर लिखना, तो यही आपके लिए रहेगा। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट आया, परचेज के लिए ट्रांजैक्शन डेटा में क्या क्या रिस्क है। परचेज के लिए ट्रांजैक्शन डेटा में रिस्क एकदम ईजी है। पहला पॉइंट है परचेज रिक्वेशन, उसके बाद है परचेज ऑर्डर, उसके बाद परचेज ऑर्डर, उसके बाद है परचेज अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल में आपके 4 रिस्क है। आंसर ईजी है। पहला पॉइंट है परचेज रिक्वेशन अनऑथराइज हो गया है, उसके बाद है परचेज ऑर्डर, ओके, करेक्टली एंटर नहीं किया, और उसके अलावा है परचेज ऑर्डर इशू किया पर प्रोसेस नहीं किया, और उसके अलावा अकाउंट्स पेएबल, ओके, गुड्स नहीं मिले अकाउंट्स पेएबल में डाल दिया, गुड्स मिले अकाउंट्स पेएबल पे नहीं डाला। तो पहले 2 पॉइंट याद रखिए, गुड्स मिले, ओके, गुड्स नहीं मिले फिर भी अकाउंट्स पेएबल में डाल दिया, गुड्स मिल गए, ओके, फिर भी अकाउंट्स पेएबल में नहीं डाला। उसके अलावा अकाउंट्स पेएबल, ओके, बरोबर रिकॉर्ड नहीं किया, कैलकुलेशन बरोबर नहीं किया, और अकाउंट्स पेएबल रॉन्ग पीरियड के लिए किया गया। तो 4 पॉइंट एकदम ईजी है अकाउंट पेएबल के। और उसके अलावा क्रेडिट नोट, ओके, एक्यूरेट नहीं है। और लास्ट पॉइंट अगर आपको याद रखना है तो एक्सेस बरोबर नहीं है, ओके, एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। उसके बाद आया सेल्स के लिए। सेल्स के लिए मास्टर डेटा का रिस्क एंड कंट्रोल ऊपर ही बता दिया। सेल्स के लिए ट्रांजैक्शन डेटा का रिस्क एंड कंट्रोल क्या है, एसओ सेल्स ऑर्डर, और एक है ऐसा सेल्स इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर, ओके, कस्टमर के पास से आया पर प्रोसेस नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स ऑर्डर, ओके, प्रोसेस एक्यूरेटली नहीं हुआ। उसके अलावा सेल्स ऑर्डर में जो कस्टमर के टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट नहीं है। और उसके अलावा सेल्स ऑर्डर में जो प्रोसेस कर दिया जो एक्सीडिंग कस्टमर लिमिट है। तो सेल्स ऑर्डर। उसके बाद सेल्स इनवॉइस एक्यूरेटली नहीं है, सेल्स इनवॉइस रॉन्ग पीरियड के लिए डाला हुआ है, सेल्स इनवॉइस रिकॉर्ड ही नहीं किया, और ऊपर से गुड्स शिफ्ट हो गए पर इनवॉइस बनाया नहीं है। तो ये 4 चीजें होगी। और उसके अलावा अकाउंट्स रिसीवेबल डिले हुआ है। और उसके अलावा आपके लिए लास्ट पॉइंट था, एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का पॉइंट एकदम इजी था। इन्वेंट्री में पॉइंट है प्रोसेस क्या है। इन्वेंट्री का प्रोसेस क्या है, 3 प्रोसेस है, ऑर्डरिंग प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑर्डरिंग फेज, प्रोडक्शन फेज, एंड फिनिश गुड्स एंड डिलीवरी फेज। इसके लिए रिस्क क्या है, एकदम इजी आंसर है, रॉ मटेरियल, ओके, नॉट रिकॉर्डेड, रॉ मटेरियल नॉट रिकॉर्डेड एक्यूरेटली, एंड रॉ मटेरियल विदाउट परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड हुआ, रॉ मटेरियल रिकॉर्डेड इन रॉन्ग पीरियड। तो पहला पॉइंट रॉ मटेरियल। उसके बाद आता है फिनिश गुड रिकॉर्ड नहीं किया, फिनिश गुड, ओके, रॉन्ग पीरियड में रिकॉर्ड किया। एंड लास्ट पॉइंट इज शिपमेंट रिकॉर्ड नहीं किया, शिपमेंट रॉन्ग पीरियड के लिए रिकॉर्ड किया, एंड शिपमेंट एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं किया। दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई मालिक। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया एचआर का प्रोसेस। एचआर के प्रोसेस में कितनी चीजें हैं, 4 पॉइंट, रिक्रूट करना, ऑनबोर्ड करना, उसके बाद है ओके ट्रेनिंग देना, ओरिएंटेशन देना, कैरियर प्लानिंग करना, उसके बाद है कैरियर डेवलप करना, और उसके बाद है ट्रांजिशन एंड टर्मिनेशन। इसके अलावा यहां पर आपको याद रखना है, मास्टर डेटा तो ऊपर का आंसर हो गया, लेकिन यहां पर ट्रांजेक्शन डेटा नहीं दिया है, कॉन्फिगरेशन दिया हुआ है। कॉन्फिगरेशन में क्या है, ओके, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया लेकिन एक्सेस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, एंड दूसरा पॉइंट एक्सेस इज गिवन इन एक्सेस, तो ये दोनों पे कंट्रोल होने जरूरी है। ये हो गया आपका पॉइंट। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट था फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में क्या था, फिक्स एसेट में आपको 6 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले परचेज करो, प्रोक्योर करो फिक्स एसेट, उसके बाद उसको ऐड करो, ऐड करने के बाद एडजस्टमेंट दो, एडजस्टमेंट करने के बाद ट्रांसफर करो, ट्रांसफरिंग फिक्स एसेट, उसके अलावा डेप्रिशिएट कर सकते हैं और डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए रहेगा, और इसके लिए इसका आंसर भी एकदम ईजी है, फिक्स एसेट एक्विजिशन, उसके बाद डिस्पोजल एंड ट्रांसफर, एंड उसके अलावा है फिक्स एसेट मेंटेनेंस। तो फिक्स एसेट एक्विजिशन नॉट रिकॉर्डेड, एक्यूरेटली नहीं है, करेक्ट पीरियड में नहीं है। उसके अलावा ट्रांसफर नॉट रिकॉर्डेड, एक्यूरेट नहीं है, करेक्ट पीरियड के लिए नहीं है। और लास्ट पॉइंट मेंटेनेंस नॉट रिकॉर्डेड और करेक्ट पीरियड के लिए नहीं है। ओके, ये पॉइंट याद रखिए मालिक। ओके, ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट है जनरल लेजर। जनरल लेजर का प्रोसेस मैंने बताया। सबसे पहले क्या होगा, ओके, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर किया जाएगा सिस्टम में, उसके बाद उसको रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद वो पोस्ट करने रिव्यू करने के बाद अप्रूव किया जाएगा, उसके बाद पोस्ट किया जाएगा, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। इन शॉर्ट जनरल लेजर का कांसेप्ट क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना। इन शॉर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना। ओके, यहां पर कॉन्फिगरेशन के रिस्क क्या है, एकदम इजी आंसर है। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आया तो सीधा लिखो जो कुछ भी नहीं मिल रहा है तुम्हें। ओके, क्या क्या नहीं मिल रहा है सर, अनऑथराइज्ड एंट्री हो रही है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं मिल रहा है, बैलेंस शीट नहीं मिल रही है, P&L नहीं मिल रहा है, वेरिएंस रिपोर्ट नहीं मिल रही है, ओके, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, अप्रूवल
कंट्रोल नहीं है, एरर फ्लैग नहीं हो रहा है, ओके ये कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है इन कॉन्फ़िगरेशन। उसके अलावा मास्टर में दो ही चीज़ है, मास्टर में एक तो पहला पॉइंट है अनऑथराइज एंट्री हो रही है और अप्रूवल जो करना है वो भी अनऑथराइज यूजर से करें। तो मास्टर डेटा छोड़ दीजिए, मास्टर डेटा का ज़्यादा हेडेक नहीं है। लेकिन ट्रांजेक्शन डेटा, अगर आपको याद होगा ट्रांजेक्शन डेटा मैंने है ना वाउचर नंबर के हिसाब से मैंने आपको बताया, ओके ये कॉन्सेप्चुअली मैंने क्लास में समझा कैसे होगा। तो वाउचर टाइप ओके सिस्टम से जनरेट नहीं है। उसके बाद अकाउंट कोड, अकाउंट कोड मतलब वाउचर नंबर, अकाउंट कोड जो है वो एक्यूरेट नहीं है, अकाउंट कोड सीरियली नहीं है, अकाउंट कोड करेक्ट पीरियड के लिए नहीं है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए है अनऑथराइज एक्सेस का कॉन्सेप्ट, ओके अकाउंट कोड में एंटर किया हुआ है। ओके तो ये हो गया आपके लिए विद रिस्पेक्ट टू ओके रिस्क एंड कंट्रोल। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आता है रेगुलेटरी कंप्लायंस। मेरे को बताइए रेगुलेटरी कंप्लायंस में आपके पास कितनी चीजें थी? चार चीजें थी, सेक्शन 143, 134, उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके बाद आईटी एक्ट एंड एसपीडीआई। मैं आपको बता दूं सेक्शन 143, 134 पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके ये पॉइंट यहां पर कवर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। ओके इसके अंदर तीन चीजें होती है। ओके पहला पॉइंट एक्सप्लिसिट एंड इंप्लिसिट जो भी मेरे ट्रांजेक्शन होंगे कंपनी एंड शेयर होल्डर ओके डिस्क्लोज करने चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट हुआ ओके इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर के इसमें जाना चाहिए। एंड सुपरवाइज कंट्रोल एंड इन्फॉर्मेशन फ्लो प्रोसीजर पूरा बताना चाहिए। तो तीन चीजें हैं। ओके पहला पॉइंट है ट्रांजेक्शन, दूसरा पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट एंड तीसरा पॉइंट है सुपरविजन एंड फ्लो कैसा होगा उसका प्रोसीजर होना चाहिए। इसके अलावा एसपीडीआई पहले किया था, इसके अंदर चार रूल है, रूल 2, रूल 3, रूल 5 एंड रूल 6। रूल 2 क्या था? रूल 2 था आपका इन्फॉर्मेशन, नेचुरल पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन है वो एसपीडीआई है। रूल 3 आपको एग्जांपल देती है, कौन से एग्जांपल है? पासवर्ड है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, फिजिकल मेंटल हेल्थ कंडीशंस है, उसके अलावा सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उसके अलावा मेंटल मेडिकल रिपोर्ट्स है, उसके अलावा बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है। ओके रूल 5 क्या बोलता है? रूल 5 बोलता है अगर जब आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो तो प्राइवेसी के लिए कंसेंट ले लो कि हम ये इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे। एंड रूल 6 बोलता है कि अगर ये कंसेंट ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो हमें कंसेंट चाहिए कि इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा तो ही आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना, अदरवाइज ये शेयर नहीं करोगे। मैं आपको बता दूं ये रूल 6 के केस में अगर लीगली शेयर करना होगा तो आपको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लीगली शेयर नहीं करना है, बिजनेस की वजह से आप किसी और को शेयर कर रहे हो, थर्ड पार्टी को शेयर कर रहे हो, तो आपको कंसेंट चाहिए रूल 6 के हिसाब से। ये होगी आपकी कहानी विद रिस्पेक्ट टू एसपीडीआई। उसके अलावा आप आईटी एक्ट में पढ़ोगे तो आईटी एक्ट में 3 पार्ट में डिवाइड किया है, डेफिनेशन है, सेक्शन है और प्राइवेसी है। पहले बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में 4 चीजें आपने देखी है, 4 या 5 चीजें देखी है। एक्सेस क्या है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है डेफिनेशन एक बार रीड मार के स्किप मार दिया। उसके अलावा फिर अब आए सेक्शन के ऊपर। तो सेक्शन पहला है सेक्शन 43 क्या बोलता है? अगर कोई पर्सन ओके कोई पर्सन परमिशन लिए बिना ओनर की या द पर्सन ओके जो इसको मैनेज कर रहा है उसकी परमिशन लिए बिना क्या कर रहा है? 10 चीजें जिसको 6 और 4 में डिवाइड करोगे, 6 चीजें कर रहा है। पहले 6 चीजें क्या कर रहा है? वो एक्सेस कर रहा है ओके, उसके अलावा वो डाउनलोड कर रहा है डेटा, उसके अलावा वायरस छोड़ रहा है, उसके अलावा वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसके अलावा डिसरप्ट कर रहा है एंड लास्ट पॉइंट डिनायल ऑफ सर्विस कर रहा है। ये 6 चीजें कर रहा है आपसे पूछे बिना। एंड 4 चीजें क्या है? ओके असिस्टेंस दे रहा है, वो किसी और को असिस्ट कर रहा है ओके, या कोई पेमेंट कर रहा है, कोई सर्विसेज ले रहा है, उसके पेमेंट आपके कार्ड से किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपके इसमें से डेटा या इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है सोर्स कोड ओके, वो स्टील कर रहा है, उसको कंसील कर रहा है ओके सेक्शन 43 के हिसाब से। ओके जो भी पर्सन कर रहा होगा वो सामने वाले पार्टी को कंपनसेशन पे करेगा। 43A क्या बोलता है? 43A बोलता है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर ओके कोई सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन है और उसको प्रोसेस करने में, डील करने में, हैंडल करने में नेग्लिजेंट है मतलब गलती हो रही है ओके, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी प्रोसीजर जो लगाया वो रीजनेबल नहीं होंगे, तब जाके 43A में वो कंपनसेशन पे करेगी। किसको पे करेगी? जो भी पर्सन अफेक्टेड है उसको पे किया जाएगा। ये 43 है। उसके बाद आया आपका सेक्शन 65 क्या बोलता है? सोर्स डॉक्यूमेंट के लिए। अब सोर्स डॉक्यूमेंट वर्ड यूज किया लेकिन इसके मसाले में सोर्स कोड है। अगर सोर्स कोड के साथ अगर टेम्पर किया गया है नोइंगली और इंटेंशनली ओके, आप 3 साल के लिए और ओके 2 lakhs और बोथ ओके, ये अप टू रहेगा हमेशा 3 years और 2 lakhs और बोथ। उसके अलावा सेक्शन 66 क्या बोलता है? ऑल कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस जो 43 में आते हैं, तो 43 में जो आते हैं वो ऑल कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस वो कहां तक जाएंगे? अप टू 3 years और 5 lakhs और बोथ ओके, वापस से अप टू वाला पॉइंट है। इसके अलावा 66B अगर आपके पास कोई स्टोलन डिवाइसेस है जो डिसऑनेस्टली आपको मिलता है या आप उसको रिटेन करते हो या रिसीव करते हो या रिटेन करते हो ओके, तो आपके लिए ये सेक्शन 66B लगेगा, उसमें 3 years और 1 lakh ओके और बोथ होगा। उसके अलावा 66C ये कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, आपने आइडेंटिटी थेफ्ट चुराया। आइडेंटिटी थेफ्ट चुराया मतलब क्या किया आपने? कहीं ना कहीं ओके मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर चुराया, पासवर्ड चुराया या बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन चुराया ओके, तो आपके लिए पेनल्टी होगी 3 years एंड 1 lakh ओके। एंड सेम लॉजिक है 66D अगर आपने कोई पर्सोनेशन किया। पर्सोनेशन में मैंने आपको बताया आपने किसी को और को रिप्रेजेंट किया, यानी काइंड ऑफ फिशिंग जैसा कॉन्सेप्ट बोल सकते हो आप। पर्सोनेशन मेरा आईडी यूज करके आपने किसी को प्रेजेंट किया, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, तो भी इसमें अप टू 3 years एंड 1 lakh ओके, ये एंड वाला कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा 66E बोलता है अगर देयर इज अ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। प्राइवेसी के कॉन्टेक्स्ट में प्राइवेसी में कंफ्यूज मत हो जाना, इधर प्राइवेसी मतलब प्राइवेट एरिया के, अगर कोई प्राइवेट एरिया के इमेजेस है ओके, उसको कैप्चर किया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन ओके, ये अप टू 2 lakhs और
और 3 ईयर्स और बोथ, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो 66E में मैंने आपको बताया डॉक्टर्स के लिए ये काम आता है, सेक्शन ये डॉक्टर्स के लिए, इसलिए कंसेंट लेना जरूरी है। ओके, ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया 67F, 66F क्या बोलता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म के दो केसेस होंगे। पहला, अगर आपने कुछ डिनाइल ऑफ सर्विस किया, या आपने कुछ एक्सेस किया, या आपने कुछ कंटेनमेंट छोड़ा, कंटेमिनेंट मतलब आपने वायरस छोड़ा सिस्टम में, और उसकी वजह से इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिवियरिटी ऑफ इंडिया, ओके, सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया, या कोई टेरर अटैक हो रहा है, या टेरर अटैक या ग्रुप में या पीपल में कोई टेरर अटैक हो रहा है आपकी वजह से, तो आप 66F में जाओगे और लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट रहोगे। या आपने ओके जहां पर स्टेट का इंफॉर्मेशन या सेंटर का इंफॉर्मेशन है जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ओके, स्टेट का, सेंटर का, मोरल्स के, फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन है, उस इंफॉर्मेशन के, या तो आपने अनऑथराइज एक्सेस किया या एक्सेस में किया नोइंगली एंड इंटेंशनली, ओके, तो आप 67F में जाओगे, वापस लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट में रहोगे। यहां पर पेनल्टी इज लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट। ये होने के बाद 67, 67A, 67B, ये मैंने आपको बता दिया। 67 क्या बोलता है? 67 बोलता है अगर आपने कोई पब्लिश, ट्रांसमिट या कॉस्ट टू पब्लिश और ट्रांसमिट किया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एनी मटेरियल विच इज लेसिवियस और अपील टू बी प्रूनिएंट इंटरेस्ट, यानी सेक्सुअल इंटरेस्ट डिजायर जो रहता है वो बता रहा है, तो यहां पर आपके लिए पेनल्टी कितनी होगी? पेनल्टी होगी, अगर फर्स्ट कन्विक्शन है तो 3 इयर्स एंड 5 लाख, और सेकंड कन्विक्शन है तो 5 इयर्स एंड 10 लाख। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। ये होने के बाद अगर आप 67A देखोगे तो अगर आपने पब्लिश किया, ट्रांसमिट किया, कॉस्ट टू पब्लिश और ट्रांसमिट किया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, तो यहां पर आपको पेनल्टी लगेगी 5 इयर्स एंड 10 लाख, ओके, 7 इयर्स एंड 10 लाख अगर सब्सिक्वेंट है तो। एंड 67B बोलता है अगर यही चीज आपने चाइल्ड पोर्नोग्राफी में किया या चाइल्ड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट रहा, लेकिन वो और बढ़ा के चीज बताता है, यानी पहला तो बोलता है वो ट्रांसफर किया है, दूसरा बोलता है तुमने डाउनलोड किया है, तुमने टेक्स्ट इमेज ये देखे डाउनलोड किए हुए, तीसरा तुमने इंड्यूस किया चाइल्ड को, ओके, ये सेक्सुअल ऑनलाइन रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए, चौथा पॉइंट आपने ऑनलाइन अब्यूज किया चाइल्ड को, एंड पांचवा आपने चाइल्ड अब्यूज किया और उसकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग डाली, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कर ली, तब जाके याद रखना ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, आईटी एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक है, यानी आपने चाइल्ड अब्यूज किया होगा, ना रिकॉर्डिंग है ना कुछ है, ओके, चाइल्ड सेक्सुअली इंप्लिसिट एक्ट हुआ रहेगा, ओके, ये रिकॉर्डिंग, आईटी एक्ट इसके लिए नहीं आएगा। ये कब आएगा? अगर चाइल्ड अब्यूज हुआ रहेगा, चाइल्ड अब्यूज यानी सेक्सुअली इंप्लिसिट एक्ट हुआ रहेगा, एक्सप्लिसिट एक्ट हुए रहेंगे, तो इस केस में आपने रिकॉर्डिंग की, वो रिकॉर्डिंग किया तो अगले इसमें आएगा। ओके, अगर ऑनलाइन आपने इंड्यूस किया, ओके, अब्यूज किया, ऑनलाइन अब्यूज किया, ऑनलाइन इसको एक्टिवेट किया, ओके, ये सब हुआ इस सेक्शन में आएगा। तो मेरे ख्याल से 67B का लॉजिक आपको समझ में आ गया, और इसका पॉइंट होगा 5 इयर्स 10 लाख एंड 7 इयर्स 10 लाख। और ये होने के बाद और एक सेक्शन छोटा सा बच जाए, सेक्शन नहीं है एक्चुअली, एक क्वेश्चन बचा है, कॉमन साइबर क्राइम कौन से है? तो कॉमन साइबर क्राइम कौन से मालिक? तो आपके लिए 10 पॉइंट है, 5 में डिवाइड कर दो। पहला पॉइंट हैरेसमेंट वाया फेक पब्लिक प्रोफाइल, सेकंड ईमेल अकाउंट हैकिंग होगा, ईमेल अकाउंट हैक हुआ, क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड फ्रॉड किया गया है, उसके बाद वेब डिफेसमेंट है, वायरस छोड़ा गया है, ये 5 याद रखिए। उसके बाद 5 क्या है? साइबर टेररिज्म, उसके बाद है सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स, उसके बाद है साइबर पोर्नोग्राफी, और उसके बाद 2 और पॉइंट है, फिशिंग हो सकता है या सोर्स कोड थेफ्ट हो सकता है। इस साथ में मैंने आपको ये भी बताया ओके, फिजिकल चोरी कैसी होती है और हैकिंग कैसा होता है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। फिजिकल में कोई आपके घर में आएगा और चोरी करके जाएगा, हैकिंग में आपको घर पे आने की जरूरत ही नहीं है, वो कहीं पर भी बैठ के चोरी कर सकता है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट यहां पर हुआ है ओके, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइवेसी क्या है? मेन प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेसी क्या है? हमने प्राइवेसी के लिए क्या क्या कदम उठाए हुए हैं, हमने डेटा को डिफाइन किया, इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया। सेकंड पॉइंट, हमने सिविल लाइबिलिटी लगाई, क्रिमिनल लाइबिलिटी लगाई। उसके अलावा वी आल्सो इंश्योर व्हाट इज we have declared what is a secure system. Even we will ensure that there is a breach for the penalty for the breach of confidentiality and privacy. And last concept, there is a regulatory mechanism like tribunal and appellate tribunal. That's it. This is with your chapter 1.